लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कम्बिनेशन मैंने बताया था कि भाई वो एंड टू एंड क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ जैसे हम कहते हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं, उस तरह मैंने बताया कि भाई जैसे एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, दूसरा तीसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या था, हमें सीरीज कम्बिनेशन बोला था। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि मैंने कहा था भाई जितने तीन रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, चलिए आप तीन को लेकर चल लेते हैं एक बार। मैंने कहा था मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास भाई R3। तीन रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस है। अब ये जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस बोल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जितने भी इनका एक साइड सबकी एक साथ कनेक्ट होगी और दूसरी साइड सबकी दूसरी साइड कनेक्ट होगी। ये नहीं है एक के साथ दूसरा कनेक्ट होगा, वो नहीं, बल्कि क्या होगा इसमें जितने भी इनका एक एंड है ना, वो एक एंड सबका एक साथ कनेक्ट होगा और दूसरा एंड क्या होगा सबका एक साथ कनेक्ट होगा। उस कॉम्बिनेशन को जिसमें क्या होता है कि सभी के सभी एंड, ऑल द एंड्स ऑफ, मतलब ये समझ लो कि आपका एक कंप्लीट जो साइड होगी वो एक साइड कवर होगी। जैसे आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना होगा भाई, जैसे कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया, इधर ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और इधर ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। इन तीनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और इधर भी एक वायर से क्या होगा भाई, ये कनेक्ट हो गया। तो अब क्या होंगे कि इनके देखो एक साइड के सभी के फेस कॉमन हो गए, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इधर से ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सभी के सभी एक साथ क्या होते हैं भाई, कनेक्ट हो जाते हैं। बल्कि वैसे नहीं जैसे सीरीज में हुए थे कि एंड टू एंड, एक के साथ दूसरा एंड, दूसरे के साथ तीसरा एंड, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा कि ऑल एंड, कि इनकी सबकी एक साइड एक साथ कनेक्ट होगी, दूसरी साइड सबकी दूसरी साथ कनेक्ट होगी। तो इसमें यही दे रखा है कि अगर पूछ ले कोई कि भाई आप किसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहोगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जिनका एक पॉजिटिव टर्मिनल, वैसे तो कुछ होता नहीं, हम मान लेंगे कि सभी रेजिस्टेंस का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो एक साथ कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या होगा, एक साथ कनेक्टेड होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कल हमने सीरीज में कल बता दिया था। अब पैरेलल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स connected such a way all positive ends connected together। ठीक है कि सारे एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ भैया नहीं होंगे, सारे के सारे एक टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल में कनेक्टेड। ठीक है, हो गया आपके पास। दूसरा क्या होगा, एंड नेगेटिव। ठीक है, कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव नेगेटिव आपके साथ एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी निकल के आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया। सीरीज में क्या होता है, इसका एक एंड दूसरे के साथ होता है, दूसरा तीसरे के साथ होता है, एक लाइन सी बन जाती है। इसमें एक लाइन ना बन के जाती है, ऊपर नीचे एक दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो जाते हैं कि इनका जो एक टर्मिनल वो एक साथ कनेक्ट होगा, दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरा कनेक्ट होगा। अब जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ अपने रूल रेगुलेशंस थे, उन्हीं रूल रेगुलेशंस में हम आगे बढ़ते हैं कि रूल रेगुलेशंस क्या होंगे। तो उस तरह जिसके तीन थे ना, सेम यहाँ पर आपके पास तीन होंगे। पहला क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस will be same in every branch। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रख लेना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, हर एक ब्रांच में सेम रहेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बना लेता हूं, ये हो गया मेरे पास, ये मैंने सेकंड कनेक्ट कर दिया, इधर ये तीसरा कनेक्ट हो गया अपने पास, ये तीनों है और ये तीनों के तीनों यहाँ से जैसे एक वायर के थ्रू मैंने कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया ये, और ये होगा आपके पास इनका पोटेंशियल V है। तो यहाँ पर तीन ब्रांच है, रेजिस्टेंस R1 ऊपर वाला हो गया, R2 और ये R3, तीन ब्रांच है यहाँ पर।
तो तीनों ब्रांच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा। द पोटेंशियल इन एवरी ब्रांच शुड बी सेम। तो आपके पास क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। मींस पोटेंशियल इन 1, पोटेंशियल इन 2, पोटेंशियल इन 3 दैट इज इक्वल टू द टोटल वी। वी के बराबर होगा आपके पास नेट पोटेंशियल। क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्या होती है कि उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, लेकिन यहाँ पर कौन सेम है, पोटेंशियल। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो टोटल सम जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ था उसका सम निकल गया था। यहाँ पर क्या होगा भाई, आपके पास करंट होगा कि द करंट, टोटल करंट, मैं यहाँ पर करंट के बारे में देता हूँ थोड़ा सा कि करंट विल डिवाइड, ठीक है, तो उसमें अलग अलग सेपरेट हो जाएगा इन एवरी ब्रांच, इन एवरी ब्रांच, हर एक ब्रांच में। जैसे मैंने मान लिया भाई सर्किट में यहां से जो करंट है वो करंट मेरे पास आई यहां से निकल गया, ठीक है। जब वो यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर पहुंचने के बाद वापस से कितने हो गए, 3 ब्रांच हो गई। अब वो फिर से उन 3 ब्रांचेस में क्या हो जाएगा भाई, वो ब्रेक होगा। तो मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट ब्रांच है इसमें जो करंट जाने लग रहा है दैट इज द I1, सेकंड जो ब्रांचेस में जो करंट जा रहा है I2, और थर्ड जो ब्रांचेस में जो करंट जा रहा है I3। तो ये रेजिस्टेंस में से पास होने के बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे इस पॉइंट पर टोटल क्या हो जाएगा भाई, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद फिर नेट करंट क्या हो जाएगा अपने पास, आई हो जाएगा। तो यही दे रखा है कि आपका जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड कैसे होगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी भाई, ज्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। जैसे भाई मान लो कि अगर ये हो गया, एज्यूम कर लो कि R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R3, इस तरह से मान लो ये दे रखे हैं, तो करंट उल्टा हो जाएगा कि I1, I2 और I3। अगर मान लो R1 सबसे ज्यादा है तो I1 में सबसे कम करंट, उसमें R1 में सबसे कम करंट जाएगा। R3 सबसे छोटा है तो उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा। मतलब आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जो करंट और जो रेजिस्टेंस वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही वैल्यू उसमें से करंट किया जाएगी अपने पास कम जाएगी। तो सेम हमारे पास कुछ ऐसा ही होने लग रहा है कि करंट विल डिवाइडेड इन एवरी ब्रांच विद देयर रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब कोरस्पोंडिंग देयर रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर मैं एकदम अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। जो उनका रेजिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे भाई, वो चेंज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बोलते हैं, अभी आपके पास हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा कि जो टोटल करंट है ना, टोटल करंट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ एवरी करंट ऑफ ब्रांच, कि जितने भी ब्रांचेस दे रखे हैं, ऑफ एवरी ब्रांच लिख देता हूं मैं, ऑफ एवरी ब्रांच। ये 3 कंडीशन उसमें भी थी और 3 कंडीशन यहाँ पर भी है। वहां पर पोटेंशियल के ऊपर जो कंडीशन लगती है वो यहाँ पर इसके ऊपर करंट के ऊपर लगती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर वो करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। याद रख लो, क्योंकि पैरेलल में भी आता है और पोटेंशियल में भी। तो समझ लो कि अगर पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये P इसमें है तो उसमें भी पोटेंशियल, तो उसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, पैरेलल वाले में पोटेंशियल सेम रहेगा, और सीरीज वाले में जो बच गया वो, तो सीरीज वाले में करंट बच गया, तो सीरीज में क्या रहता है भाई, करंट सेम रहता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और आप लोगों को ये पता है कि हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाए भाई, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। अगर भाई किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आए तो सिर्फ आप मेरे को मैसेज करेंगे और कुछ भी, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए जब भी अनम्यूट करूं तो आप लोग मुझे अभी ये समझाने के बाद आप लोगों को पूछूंगा कि भाई क्या समझ में नहीं आया, तो फिर आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। अब देखते कि अभी मैंने कहा था कि भाई मिनिमाइज करने के लिए मान लो कि पूरा का पूरा सर्किट है, इस सर्किट को मैंने छोटा करना है भाई, मिनिमाइज करने, क्योंकि भाई 3 3 4 4 जितने रेजिस्टेंस है वो तो बहुत सारे हो जाएंगे।
इससे अच्छा ये मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, मैंने सिर्फ इसको एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस को एक जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या कर दे भाई, कवर कर दे, पूरे पूरे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस क्या करते भाई, कवर करते। तो इसमें भी सेम करंट जाएगा वो यहाँ पर ही, इन ब्रांचेस में भी आई करंट ही जाने लग रहा है, इधर भी आई आएगा आपके पास, ठीक है। और ये आई यहाँ पर डिवाइड हो रखा है। अब आपको पता है कि टोटल करंट, टोटल करंट इसके बराबर होगा आई, इसके बराबर होगा ये I1, I2 और I3, तीनों के सम के बराबर हो जाएगा कि I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 हो गए। अब ये देखना कि भाई I1, I2 और I3 तीन ब्रांचेस है, इन तीनों ब्रांचेस में I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, I3 की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को मैंने बताया था कि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकालोगे V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला था, लेकिन मैंने कहा कि भाई इन द फर्स्ट ब्रांच I1 की वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी भाई V2 अपॉन R2 एंड I3 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट I3 दैट इज इक्वल टू द V3 अपॉन R3 हो जाएगी, ठीक है। कि I1 की जो वैल्यू है दैट द V1 अपॉन R1, I2 की वैल्यू V2 अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू V3 अपॉन R3, ये हो गया। इतना तो टोटल था कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया इससे। अब आपको पता है कि गिवन है कि पोटेंशियल विल बी सेम इन एवरी ब्रांच, हर एक ब्रांच में क्या रहेगा, मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा। जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो जो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी V अपॉन R1, I2 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज द V अपॉन R2 एंड I3 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट V अपॉन R3, ठीक है। तो आपको ऐसे तीनों ब्रांचेस में हो गया कि भाई I इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों के तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इस इक्वेशन नंबर 1 में इन तीनों वैल्यू को पुट कर लेता हूँ भाई, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और जो I3 की वैल्यू होगी इनको पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो I निकल के आएगा दैट टोटल I इज इक्वल टू I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर भाई। I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू फिर यहाँ से V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू ये पुट कर दी है। तो तीनों में V कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया भाई, V तो बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3, ये हो गया आपके पास। नेट जो I निकल के आया वो किसके बराबर निकल के आया, V इज इक्वल टू I1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ तक बताइए सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है या कोई डाउट है, ये बताइए पहले तो आप मुझे, तब उससे आगे हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि हाँ भाई ठीक है। सो ये इतना आपके पास यहाँ पर अगर समझ में आ गया है तो मैं कहूँगा कि भाई बहुत अच्छा है, वरना फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई अब हम आगे करते हैं, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ ताकि भाई समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ताकि यहाँ तक तो हो गया अपने पास, मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट I इज इक्वल टू V, मैंने यहाँ पर रख लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, क्योंकि जनरल हम 3 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। 2 को भी लेके चला कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 को लेके चलें तो ये 1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, 3 ब्रांचेस ले रखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो I अपॉन V, अगर मैंने सर्किट, मैंने क्या कर दिया, इस सर्किट को मिनिमाइज कर दिया इसमें, जब मैंने इस सर्किट को मिनिमाइज कर दिया तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम द सेकंड सर्किट कि मिनिमाइज करने के बाद जब मेरे पास नेट रेजिस्टेंस कितना निकल गया भैया, R निकल गया है, तो मुझे तो यहाँ पर ये इसको R रेजिस्टेंस को R की फॉर्म में लेके आना है। सो फ्रॉम मैं लिख देता हूँ फ्रॉम मिनिमाइज सर्किट, फ्रॉम मिनिमाइज सर्किट, कि जिसको मैंने मिनिमाइज कर दिया उस सर्किट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि V इज इक्वल टू I इंटू R, और यहां से भाई आप निकालेंगे सिंपली, तो आप I की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी मेरे पास V अपॉन R, क्या निकल के आएगी अपने पास V अपॉन R। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का दे दिया। इधर भी करंट I है क्योंकि इसमें सर्किट में I करंट फ्लो कर रहे हैं, सेम सर्किट ही है, लेकिन बस इसको रेजिस्टेंस को हटा के
छोटा रेजिस्टेंस कर दिया इसको, मतलब कि 1 लगा दिया 3 की वजह से 1, जिसकी वैल्यू इन तीनों के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब वो देखें क्या वैल्यू आएगी। तो भाई मैंने इसको उठा कर यहाँ पर पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन R दैट इज इक्वल टू V अपॉन 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया, V से V कैंसिल हो गया, तो जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने डायरेक्टली ऐड किया था। मैं यहाँ पर इसको दो उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कॉम्बिनेशन आरएस, आरएस का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो उसमें आप लोगों ने डायरेक्टली ऐड किया था R1 R2 R3, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, इनवर्स करके ऐड कर रहे हैं। इनवर्स का मतलब कि 1 बाई आरपी, कि जब पैरेलल का निकालेंगे तो क्या जाएगा भाई अपने पास 1 बाई आरपी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसको सोल्व करने के लिए हम पहले इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो जो नेट फॉर्मूला निकल के आएगा जो रेजिस्टेंस का, वो फॉर्मूला ये होगा पैरेलल का। ये आरपी का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड आरएस का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो इसी तरह का होगा कि आपके पास कि यहाँ भाई जो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को या रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को बताने लग रहा है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, पहले मैं एक लास्ट सर्किट ले लेता हूँ, दोनों को बीट करवा देता हूँ, फिर उसको बनाऊंगा भाई कैसा बन क्या रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देखिए, दो न्यूमेरिकल कर लेता हूँ। पहले मैंने कहते मैंने एक रेजिस्टेंस लेके चला हूँ, ये सिर्फ दो का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया, एक इसी का दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने, ये दोनों कनेक्ट हो गए बैटरी से। आपसे क्या कह भाई नेट पोटेंशियल बताना है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम, सॉरी मैं यहाँ पर इसको 20 ओम कर देता हूँ, ये 20 ओम हो गया, इसमें भी ये 10 ओम हो गया और ये 20 ओम हो गया। एक आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का है, एक आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। दोनों कॉम्बिनेशन को हम सोल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में क्या होगा कि आपने नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सीरीज में आपने पढ़ा था कि R1 प्लस ऑफ R2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का, इसको अगर मैं मिनिमाइज करूं तो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कितना आएगा, दैट इज द 10 प्लस ऑफ 20 दैट इज 30। कितना है अपने पास, ये 30 ओम। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। पैरेलल का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 बाई आरपी दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई आरपी ऐसे रहेगा आपके पास, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 अपॉन R1 फर्स्ट रजिस्टर ये है आपके पास बाई 10 प्लस 1 बाई 20 बाई टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम आपने इसका 20 हो गया। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 20। ये एलसीएम जब 20 हो गया तो 20 जब पुट करोगे तो आप इसको हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 20, मतलब 1 बाई आरपी दैट इज इक्वल टू 3 बाई 20। ये तो इनवर्स निकल के आए। आपको तो रेजिस्टेंस चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा ये कि आरपी इज इक्वल टू 20 बाई 3। मैंने इसको कंप्लीट को इनवर्स कर दिया। अगर मैं इसको इनवर्स करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को इनवर्स करूंगा तो राइट भी क्या करनी पड़ेगी, इनवर्स करनी पड़ेगी। सेम ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी कि जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इन्वर्ट किया तो राइट साइड को क्या करना पड़ेगा भाई, इन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया तो ये आपके पास निकल जाएगा 20/3 और ये 30। तो याद रख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होता है तो वो दोनों वैल्यू से क्या आएगा भाई, ग्रेटर आएगा, लार्जर आएगा। ठीक है, जो नेट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर, विल बी ग्रेटर, बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसको निकालता हूं तो दैट इज अप्रोक्स 6.67 ओम। क्या हो रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस, एक 10 ओम से एक 20 ओम, दोनों से क्या आने लग रहा है भाई, छोटा आने लग रहा है। क्या आने लग रहा है भाई, कम आने लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और उनको आपको मिनिमाइज करना हो, कम से कम करना हो, तो आप कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर आपको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखे हैं और उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो
तो आप क्या करेंगे, उन रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट कर देंगे भाई, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस को घटाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर बेटा नहीं आया तो मैसेज कीजिए, अगर आ गया तो तभी मैसेज कीजिए आप लोग कि हाँ भाई सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, इफ यू मेक एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल दोनों का। क्लियर एवरीवन? ठीक है भाई, गुड गुड। इसमें क्या आपके पास, मैंने ऐसे लिया कुछ, ये इधर आपके पास दे रखा है, आपने चार का कॉम्बिनेशन बना लिया। यहाँ पर ये बैटरी यहाँ पर लगा दी है, ये हो गया। इसकी वैल्यू दे दी भाई 10 ओम, इसकी वैल्यू दे दी 5 ओम, ये दे दिया मैंने फिर से 5 ओम और ये इधर दे दिया 10 ओम। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको मर्जी से ये ले लिया। सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का हमें तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहले क्या है कि भाई मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से जो करंट है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। जब करंट दो ब्रांच में डिवाइड होने लग रहा है तो इसका मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर फिर दोनों ब्रांचेस एक ही आपके पास वापस हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो अलग अलग ब्रांच है। मैं लिख देता हूं, जैसे पॉइंट ए इसको मान लिया, ये पॉइंट बी हो गया, इधर ये पॉइंट सी हो गया और इधर ये पॉइंट डी हो गया। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगे वो किस में लगे हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये ऊपर वाली जो चीज है वो छोटी बनेगी, कुछ ऐसा सर्किट बनेगा। मैं इस नीचे वाले को बोल के कि मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया ये। ठीक है, ये ब्रांच ए थी और ये मेरा पॉइंट बी रह गया। नीचे वाली ब्रांच थी, फिर से इन दोनों कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये मेरे पास सी हो गया, मिनिमाइज हो गया नहीं। तो दो थे पहले सीरीज में, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके किससे बना दिया, एक सिंगल बना दिया। तो जैसे होगा भाई 10 और 5, तो सीधा आपको पता है कि सीरीज में डायरेक्ट आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी जो ब्रांच है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच ए बी, इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो 10 + 5 सीरीज कॉम्बिनेशन है 50 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ सी डी ब्रांच, इसका भी अपने पास हो जाएगा 10 + 5 15 ओम। दोनों हो गए आपके पास, एक का 10 ओम हो गया, एक का ये 15 ओम हो गया। तो इधर भी फिर आपके पास सीडी का कितना हो जाएगा 15 ओम। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये सर्किट छोटा हो गया, लेकिन मुझे और भी छोटा करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल के लिए आप देखो किस में आ गया भाई, ये पैरेलल में आ गया। जब ये पैरेलल में आ गया तो फिर से इसको सोल्व करेंगे आप लोग। तो पैरेलल में आने पर जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपके पास 1/RP निकल के आएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए ब्रांच ए बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच सी डी, ए बी का कितना भाई टोटल 15, ये भी 15, एलसीएम से सोल्व करोगे 2/15, तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा 15/2 7.5। तो जो नेट रेजिस्टेंस आपके पास निकल के आएगा इस सर्किट का वो कितना हो जाएगा भाई 7.5। क्लियर? आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इनको एग्जांपल्स को आपको कवर करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमें सही एग्जांपल कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछोगे सर हमें प्रॉब्लम आई है, ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, कृपया समझाइए। ठीक है, आज का यही होमवर्क होगा आप लोगों का कि इसमें जो ब्रांच में दे रखे हैं, ठीक है, आपकी बुक में, उनको आपको पढ़ना होगा, उनको सोल्व करने की कोशिश करनी होगी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द हीटिंग इफेक्ट। अब वो हीटिंग इफेक्ट क्या है भाई, कैसे करेंगे हम इस हीटिंग इफेक्ट को, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। तो जनरली देखा होगा जैसे भाई हम आयरन प्रेस, जो आप लोग प्रेस घर में यूज करते हो, ठीक है, कपड़ों को आयरन करने के लिए जो प्रेस यूज करते हो वो हो गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास जो हीटर होता है, हीटर पे आप चलाते हैं, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये हीट प्रोड्यूस कैसे करती है भाई, ये चीज होती है हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि वहां पर हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कोई भी इनपुट बैटरी लगा दी है और आपके पास ये हो गया। क्लियर? आप लोगों को बताया गया था कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो कि भाई मैंने जब रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो कल मैं एक छोटी सी बात कर रहा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो फ्री होंगी
वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई अपने पाथ पे यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड तक आते हैं। लेकिन क्या हो गया, जब इनके बीच में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगी, इनकी जो बीच में जो हर्डल्स ज्यादा हो जाएंगी, तो क्या होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे। और जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो आपको पता है कि जब आप सिंपली अगर अपनी जो ये क्या नाम है पाम है हथेली है, इस पाम को जब आप रब करते हैं तो रब करने पर क्या होता है, उसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जब यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो हीट क्या होती है आपके पास, तो अगर मैं कहता हूँ भाई आपके पास हीटिंग इफेक्ट या हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, वो क्या होती है, तो क्या होती है कि द प्रोसेस ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन या प्रोडक्शन है एकदम प्रोड्यूस हीट, हीट। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करना जो प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, अपना हीटिंग इफेक्ट होता है, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे भाई जैसे आप आयरन यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हीटर होता है वो यूज करने लग रहे हैं, या फिर आपका जो नॉर्मल बल्ब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा बल्ब भी क्या होता है भाई, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीटर भी होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको हम यूज करते हैं आपके पास। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल गीजर होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल क्या नाम होता है इमर्शन रोड होती है, जो पानी गर्म करने के लिए रोड यूज करते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल होती है। अब ये होता है कि भाई ये हीट कितनी जनरेट होगी, क्या निकल के आएगी वो हीट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट हीट, उस हीट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सोल्व करते हैं भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट। हीट क्या है, एनर्जी, और एनर्जी जब निकल के आएगा तो एनर्जी दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है, तो भाई आपके पास जो एनर्जी निकल के आएगी दैट एनर्जी E इज इक्वल टू, अब भाई एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि आपके पास एनर्जी किसके बराबर होगी भाई, वर्क डन की, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन में किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो जितनी एनर्जी होगी उतना क्या होगा हमारे पास, वर्क डन होगा। अब वो कितना वर्क डन होगा, कितनी एनर्जी होगी, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई क्यू, जब आप सॉरी पोटेंशियल जब आप निकालते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू करते हो, तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकाल लेता हूँ W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होगा, आपके पास हो गया Q इंटू वी हो गया। अब V की वैल्यू, क्योंकि भाई चलो पोटेंशियल आपको पता है यहाँ पर जो इसमें यूज हो रखा है R यहाँ पर होगा, इसमें से कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। अब ये सिर्फ तीन ही चीज जा रही है मेरे पास, V पोटेंशियल, I करंट एंड R रेजिस्टेंस। जब ये तीनों चीज जाने लगे तो इन तीनों चीज को सोल्व करना पड़ेगा। तो Q जो आपके पास चार्ज है, चार्ज तो हमारे पास नहीं है, तो आप लोगों ने देखा था कि I इज इक्वल टू क्यू इन, ठीक है, Q अपॉन T, Q की वैल्यू जब निकालेंगे तो यह जाएगा I इंटू T, हो गया। तो अब टाइम पीरियड, भाई ये बात भी सही, यहाँ पर टाइम आ रहा है, तो टाइम की सीधी सीधी बात ये है कि मान लो आप लोग किसी भी चीज को चलाते हो, आपने 2 मिनट के लिए चलाई, तो 2 मिनट के लिए चलाने पर क्या हो जाएगा कि वो टेम्परेचर उसका कुछ ना कुछ हाई होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा चलाते हो तो और ज्यादा टेम्परेचर, तो टाइम के साथ क्या होता है, जो हीट जनरेट हो रही होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ, W इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे हम आई टी इंटू वी, तो आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू वी आई टी, ये आपके पास निकल गया है, हीट निकल गया, दैट एक्स हीट इज इक्वल टू वी आई टी। इसकी अब दूसरी फॉर्म्स होती है, दूसरी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म्स, आपको पता है कि भाई इसमें मैंने हीट निकाल दी, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी निकाल दिया।
दूसरी फॉर्म, टाइम को तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन भाई इसको पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि दिस इंप्लाई है, तो फर्स्ट फॉर्म आपकी V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ये इसमें आप यूज करोगे। हीट की जो सेकंड फॉर्म निकल के आएगी, आई हो गया आपके पास आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है। तीसरी फॉर्म, अब यहाँ से करंट को निकाल देंगे। तीसरी फॉर्म के लिए तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो मैं पुट कर देता हूँ एस इज इक्वल टू वी ऐसी चीज है यहाँ पर, और आई की वैल्यू वी अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा, तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा भाई, वी स्क्वायर। ठीक है, तो जब इससे हीट निकल के आएगी कि कितनी हीट जनरेट होने लग रही है, दैट इज इक्वल टू द वी स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। दिस इज द थर्ड फॉर्म। ये इसकी तीनों फॉर्म है। पहली फॉर्म है एस इज इक्वल टू वी आई टी, दूसरी फॉर्म है एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तीसरी फॉर्म है एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। तीन फॉर्म है, और तीनों की तीनों फॉर्म सेम एनर्जी देती है, यही आपके पास निकल के आएगा सेम। यही आपके पास होता है कि भाई यहाँ जो आपके पास होता है ये होता है इंटीग्रल इसका। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट क्या है, दैट इज द, हीट किसके बराबर निकाला भाई हमने, हीट किसके बराबर निकाली थी भाई, वर्क डन के, और वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, जो एसआई यूनिट ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू द जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट की आपके पास जूल है। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत आई हो तो बता दे। ठीक है, अब जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया सिर्फ आपके पास क्या नाम, इलेक्ट्रिक पावर और एक फ्यूज, दो टॉपिक